नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम और आप सभी का आज स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं सीजीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसमें सीजीजीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है और इस सब्जेक्ट को लेकर अब हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। आप यदि देखें सीजीपीएससी का जो सिलेबस निर्धारित है उसमें छत्तीसगढ़ के जो सब्जेक्ट हैं, पार्ट हैं, सिलेबस है कहना चाहिए पूरा पाठ्यक्रम एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं इसको। सीजीपीएससी में जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें पेपर वन और पेपर टू होता है। पेपर वन जो होता है वो जीएस का रहता है, इंडियन जीएस और सीजीजीएस। ये थोड़ा सा आप एक बार देख ही सकते हैं, एक नजर ये देखिए। सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी है, भारतीय दर्शन, कला साहित्य संस्कृति भी है और समसामयिक की घटनाएं, खेल मतलब करंट अफेयर और पर्यावरण, मतलब टोटल इंडियन जीएस। ये लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 में 50 प्रश्न इसका रहेगा और फिर आधा 50 प्रश्न पूरा पूरा किसका रहता है, छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर देखोगे इंडियन जीएस में 8 यूनिट कह सकते हो, 8 पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इक्वली छत्तीसगढ़ का भी 8 पॉइंट में दिया हुआ है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का जो है कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर। जितना इंडियन जीएस है उतना ही मान के चलो छत्तीसगढ़ भी है। वो भी 8 पॉइंट में है, ये भी 8 पॉइंट में है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहला पॉइंट। जैसा चैप्टर दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। स्पष्ट है? तो ऑनलाइन के जितने भी छात्र हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेबस है अगर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सेम यही सिलेबस है। अभी सीजीपीएससी एडीआई का पोस्ट आया हुआ है, इस पोस्ट जिसमें इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं उसमें भी। तो लगभग लगभग देखेंगे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें सीजीजीएस का जो सिलेबस रहता है एज इट इज रहता है। बस प्रश्नों का जो स्तर है वो पीएससी जैसे मेन यूपीएससी एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा टफ रहता है, बाकी अकॉर्डिंग टू पोस्ट वेरी करता है। स्पष्ट है? तो आप सीजीपीएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ना होगा। और एक बार सीजीपीएससी के माध्यम से अगर छत्तीसगढ़ को उस नजरिए से पढ़ते हैं तो आपका बाकी जैसे व्यापम है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी और जो परीक्षाएं हैं वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों? तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का पहला चैप्टर का नाम क्या है देख लो, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ये हमारा पहला टॉपिक है। इधर आप देखेंगे अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसको हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट में छत्तीसगढ़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसको लेकर हमको जानना है। स्पष्ट है? तो चलो शुरू करें क्लास को। तो पहला जो है सेक्टर हम अब शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए। ऑनलाइन वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं रोजाना क्लास अटेंड करेंगे। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं भाई। और सीजीपीएससी का वेबसाइट हमेशा आप लोग को इससे जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ से आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा। तो सीजीजीएस छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन या छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ओके, इसमें यूनिट फर्स्ट आपके लिए मैं ये मान चल रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट 8 यूनिट है टोटल, है ना? पहला यूनिट का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ का इतिहास।
एवं स्वतंत्रता संग्राम में। 'छत्तीसगढ़ का योगदान'। ये आपका पहला यूनिट का नाम, ठीक है। अल्टीमेटली समझना है आपको, हिस्ट्री ही है छत्तीसगढ़ का, टोटल हिस्ट्री पढ़ना है छत्तीसगढ़ का। ये बेसिकली इसमें ये जो पॉइंट लिया हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान, ये इतिहास का मॉडर्न पार्ट है ना, आधुनिक इतिहास, जिससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पष्ट है। बाकी छत्तीसगढ़ इतिहास में सारा चीज बोलने के लिए इंक्लूड है ही है वो। तो चलिए, तो शुरू करें छत्तीसगढ़ का इतिहास। टॉपिक का नाम समझ में आ गया। सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ सबसे मेन सब्जेक्ट है। आपको जो है सिस्टमेटिक ऑटो यूनिट को कंप्लीट करके रखना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास हमें अब सिस्टमेटिक जानना है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है प्राचीन से लेकर आधुनिक तक उल्लेखित है, वो सबको हमको पढ़ना है सिस्टमेटिक। और हमें 33 जिला के हिसाब से पढ़ना है। इतिहास तो वही है, लेकिन उनके जो स्थान है वो छत्तीसगढ़ में नए नए जिले बनने की वजह से हमको अपडेट करके पढ़ना रहता है। स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में 33 जिला आपको पता होना चाहिए सभी को। ये एमसीबी जिला है। ये कौन सा जिला है? कोरिया। ये आपका सूरजपुर जिला है। ये आपका बलरामपुर। ये हमारा सरगुजा। और ये आपका जसपुर। सरगुजा संभाग, यहाँ का इतिहास समझेंगे। फिर ये क्षेत्र है आपका कोरबा। कोरबा के नीचे है ये अपना जांजगीर चांपा। और राइट में है रायगढ़। लेफ्ट में आएंगे तो इस क्षेत्र में ये है बिलासपुर जिला, जिसके उत्तर पश्चिम में बना है जीपीएम गोरेला मरवाही जिला। और ये क्षेत्र है आपका मुंगेली जिला। आप देखेंगे तो जांजगीर चांपा में एक छोटा सा नया जिला बना है शक्ति। और इसी के दक्षिण में बना है सारंगढ़ भिलाईपुर। ये बिलासपुर संभाग है। फिर आप देखेंगे दुर्ग संभाग में तो ये आपका कवर्धा, जिसको कबीर धाम बोलते हैं, वो जिला है। और फिर आप देखेंगे राजनांदगांव। राजनांदगांव जिसके दक्षिण में है एमएमए जिला और उत्तर में है केसीजी जिला। फिर आप देखेंगे जो क्षेत्र है बेमेतरा है। और ये क्षेत्र आपका दुर्ग है। और दुर्ग के नीचे है बालोद। दुर्ग संभाग। रायपुर संभाग में आएंगे तो ये आपका टॉप में है बलौदाबाजार। बिल्कुल मध्य में सेंटर में है रायपुर जिला। पूर्व में है मध्य महासमुंद। और ये साउथ ईस्ट में है गरियाबंद। और रायपुर के नीचे में है धमतरी दक्षिण दिशा में। ठीक है। आते हैं बस्तर क्षेत्र में, तो बिल्कुल उत्तर में आपको देखने को मिलेगा कांकेर जिला। फिर आपके यहाँ पर कोंडागांव। इस क्षेत्र में नारायणपुर है। और बस्तर भूभाग के मध्य में है दंतेवाड़ा। जिसके दाहिना में है बस्तर। और बायां साइड है बीजापुर। और दक्षिण में है सुकमा। तो इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ जो भूभाग है, इस भूभाग के इतिहास को हमको संपूर्ण अध्ययन करना है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, ध्यान दीजिएगा। सब इतिहास को समझो आप लोग। इतिहास का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको हिस्ट्री बोला जाता है। इतिहास तो सिंपल, बचपन से ही आप पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी किताब में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। गुरुजी लोग पढ़ाते भी हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो इसको बाबू रे दो भागों में तोड़ दो। इति, धन, हास। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है हिंदी की। इति और हास। इति का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा या ऐसी। और हास मतलब होता है घटना। ऐसी घटना या ऐसा घटना। तो कहीं ना कहीं हम इतिहास जब बोलते हैं तो हमें अपना भूतकाल नजर आता है, होता ही नहीं आता है पिछला घटा हुआ घटना।
आपके भी जीवन में आपका खुद का भी इतिहास होगा, है ना? आपका बचपन में क्या किए हो वो भी एक इतिहास ही बन गया है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारा भारत देश, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का भी अपना इतिहास अब पृथ्वी बने कई साल हो गए हैं, है कि नहीं? भारत देश में जीवन की बात करें, मानव जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुने होंगे, कई वर्ष हो गए हैं। छत्तीसगढ़ भी कई वर्ष हो गए हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हैं हुई हैं, उनको हम इतिहास विषय के माध्यम से जानते हैं। इतिहास को अब एक सब्जेक्ट रूप में देखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, और आपके कंपटीशन एग्जाम में तो सब्जेक्ट ही बना दिया गया है। तो इतिहास मतलब ऐसी घटना, ठीक है? आप पढ़ोगे इतिहास को सब्जेक्ट के रूप में, दुनिया में जो है आज इसे विषय के रूप में देखा जाता है, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो है हेरोडोट्स। ध्यान सुने रहना, हेरोडोट्स। ये यूरोप महाद्वीप में ग्रीस, यूनान करके देश है, वहां के ये इतिहासकार हैं। इन्होंने घटनाओं को एक विषय के रूप में जो है निरूपित करने का प्रयास किया, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनको समझ सके, जान सके। जैसे आपके घर परिवार का भी इतिहास होगा, आपके दादा परदादा कैसे रहे, क्या रहे, है कि नहीं? तो ऐसे ही जो है हेरोडोट्स, इनको विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है। ध्यान देंगे, इनको क्या बोला जाता है? विश्व इतिहास का जनक, फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक ऐसे ही भारत में भी इतिहास का जनक अगर हम बात करें तो माना जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम। सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे, एलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारतीय इतिहास के जनक है। स्पष्ट है? तो विश्व इतिहास के जनक है हेरोडोट्स, और भारतीय इतिहास के जनक कौन है? एलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने मतलब इतिहास को विषय के रूप में बनाने का प्रयास किया, क्रमबद्ध जो है व्यवस्थित किया, ताकि पीढ़ी, आने वाले युवा जान सके। जरूरी भी था। स्पष्ट है? हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो है इतिहास के जनक कौन है अगर देखा जाए, उनको संज्ञा दी जाती है। लोग याद रखना, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, ये हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के जनक। इनको ये संज्ञा दी जाती है, लोचन प्रसाद पांडे। वो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम पुरातत्ववेत्ता के नाम से भी मशहूर है। प्रथम पुरातत्ववेत्ता, फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट इन छत्तीसगढ़ कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। आप लोग पढ़ोगे जांगीर चांपा, जिस पास जो शक्ति नया जिला बना, वहां पर बालपुर करके गांव है, यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे रहते थे। इनके परिवार में दो और बड़े महान लोग हैं, पढ़ोगे आप लोग, मुकुटधर पांडे और बंशीधर पांडे। ये तीनों के तीनों बाप बेटा परिवार वाले पूरे साहित्यकार थे। ऐसा में तो बहुत बड़ा खानदान है, नाम है इनका लोचन प्रसाद पांडे। तो छत्तीसगढ़ में इतिहास के जनक बोलने से लोचन प्रसाद पांडे, भारत में बोलने से एलेक्जेंडर कनिंघम, और विश्व में बोलने से हेरोडोट्स। स्पष्ट है? चलिए, अब ये लोग अब विषय बना दिए, आप लोग के लिए बोझा बढ़ गया होगा, लग रहा होगा अरे यार ये लोग नहीं होते तो इतिहास सब्जेक्ट ही नहीं रहता, है ना? और इतिहास पढ़ने से मजा भी बहुत आता है ना, कई सारी जानकारी मिलती है। तो आप लोग को इसको एंजॉय करना है, ब्रेक नहीं लेना है कि नहीं? जानकारी मिल रहा है भाई। तो चलिए, इतिहास का मतलब क्या होता है? तो इति ध्यान हास मतलब ऐसा घटना, ऐसी घटना जिसको हम इतिहास में स्थान देंगे। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो कई लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, खेल तो क्रिकेट कई चल ही रहा है, लेकिन इतिहास में उन्हीं लोग का नाम दर्ज है जो लोग स्पेशल रिकॉर्ड मेंटेन किए बनाए हैं, है कि नहीं? उनको हम जानते सुनते हैं, लाइक सचिन, कपिल देव, है ना, बड़े बड़े खिलाड़ी। तो इतिहास भी ऐसे ही, जो अच्छा काम हुआ है, जो बड़े बड़े काम हुए हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, उनको हम जानते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इतिहास को अगर परिभाषित करिए, अगर पूछा जाएगा तो बोलना है इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का, ध्यान रखेंगे, अतीत की घटनाओं का। वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी घटना? महत्वपूर्ण घटना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घटना तो रोज घट रही है, लेकिन किस घटना को लेना है? महत्वपूर्ण घटना, है कि नहीं? अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन। ध्यान देंगे अतीत की महत्व, अतीत मतलब भूतकाल है। तो पास्ट की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका हम विस्तृत डिटेल में क्रमबद्ध और जब व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो यही अध्ययन क्या कहता है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ऐसा नहीं तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ दे कि बताओ इतिहास को जो है दो लाइन में परिभाषित करिए, तो आप कह देंगे तो सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा। यही तो है ना इतिहास, अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का ऐसा अध्ययन, विस्तृत, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन, ये है इतिहास। है समझ में? भारतीय इतिहास बोलो चाहे कोई भी इतिहास हो, इतिहास मतलब यही है। स्पष्ट है? चलिए तो हम सभी अब छत्तीसगढ़ के इतिहास पे अब प्रकाश डालते हैं कि किस तरीके से इतिहास जो है छत्तीसगढ़ का जो है संग्रहित संकलित किया गया है। तो भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास ठीक इसी से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का इतिहास। अगर आप भारतीय इतिहास समझ जाएंगे, वो अगर आप पढ़े होगे लाइफ में, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास समझना आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं भी पढ़े होगे आज तक तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास के माध्यम से सारा चीज आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। चलिए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जो है बाकायदा क्रमबद्ध किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, ताकि एक विषय के रूप में हम पढ़ सके, जान सके। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिपि के आधार पर, ध्यान रखना, किस आधार पर? लिपि के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। बचपन में इसको पढ़े होंगे। लिपि को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। और हिंदी में बोलते हैं लिपि। तो लिपि के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है? बचपन में पढ़े होंगे, मैं अब याद दिला रहा हूँ, याद ताजा कर रहा हूँ। पहला जो है वो है आपका पाषाण काल। पहला क्या है? पाषाण काल या फिर पाषाण युग, या कोई इसी को जो है विशुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्राक या फिर प्राग। ये शब्द बोलने सीखना है, प्राक या प्राग। प्राक या प्राग मतलब होता है प्राचीन। तो आप लोग बोलेंगे इसको प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। पहला पार्ट प्राग ऐतिहासिक काल। सभी अभ्यर्थी जो है बोलना सीखेंगे, उच्चारण करेंगे। पहला जो काल वो है क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है लिपि के आधार पर वो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक। या तो शब्द के रूप में अगर कॉमन शब्द देखोगे तीनों में ऐतिहासिक काल लिखा हुआ है ना। बस पहले में क्या बोलना है? प्राग ऐतिहासिक काल, और बीच में है उसको आद्य ऐतिहासिक काल, आखिरी में केवल ऐतिहासिक काल। याद करो, इसको याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है। तीन भागों में बांटा गया, किस आधार पर? लिपि के आधार पर। प्रश्न पूछा है कि किस आधार पर? लिपि। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसमें मैंने कुछ लिपि का उपयोग किया है, तभी मैंने लिख पाया और आप समझ पाए। तो ये जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। और भाषा कौन सा है? कौन सा भाषा है जी? हिंदी है कि नहीं? तो भाषा हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। तो लिपि का उपयोग जो है मानव जीवन में कहीं न कहीं ज्ञान के आदान प्रदान, सूचना के आदान प्रदान, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे लिपि का उपयोग जो है प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे पाषाण काल में क्या लिपि का प्रयोग होता था, ऐसा पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे पाषाण काल में लिपि का प्रयोग इसमें नहीं होता था, ठीक है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में होता था, और ऐतिहासिक काल जो आज भी चल रहा है इसमें हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो है
लिपि के बारे में अगर बात करें तो लिपि का प्रयोग तो पाषाण काल में हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मानव ने उसमें इस चीज का विकास ही नहीं किया था। ऐतिहासिक काल में हो गया था, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाए, समझा नहीं जा सका। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का अबूझ माड़, ना, उसका नाम ही है अबूझ, या जिसे बूझा ना जा सके। ऐसे ही यहाँ पर ये भाषा है, लिपि जिसको हाल तक समझ नहीं, लिखा हुआ है लेकिन कौन सा भाषा कैसे क्या है समझ नहीं आता है। तो ध्यान रखना, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन समझा नहीं गया। ठीक है, नहीं पढ़ पाए। लेकिन ऐतिहासिक काल का समझा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। स्पष्ट है? चलिए, अब यहाँ पर लिपि के आधार पर तीन नाम हमने दे दिया, अब इसको समय से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? समय से। तो जैसे कि आप जानते हो, पृथ्वी हमारा जो है, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी ये निर्माण किया गया है, प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है। कहा जाता है पृथ्वी जो है सौर मंडल का एक ग्रह है कि नहीं? 9 ग्रह में से एक ग्रह है, जिसमें मुख्य ग्रह है सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? घूमते घूमते खुद अपने अक्ष पे परिक्रमा लगा रही है। लगा रही कि नहीं लगा रही है? सूर्य का भी निर्माण हुआ है। बोला जाता है सूर्य, सौर मंडल में सूर्य से ही ये एक विखंडित होके एक गर्म एक गोला था, कहा जाता है। वो धीरे धीरे ठंडा होके क्या बना? पृथ्वी ग्रह बना। और वो ग्रह जो है मानव अनुकूल हुआ। कैसे? वो ग्रह जब ठंडा हुआ तो फिर वो कई वर्षों में, कहना चाहिए करोड़ों वर्षों में जो है वो ठंडा होकर वो वहां पर जो है धातु रूप में वो ठंडा हुआ, फिर वो मिट्टी बना। मिट्टी के बाद वहां जल आया, और जल से जीवन। तो जल से पहले वनस्पति बना, और वनस्पति के बाद फिर मानव, तो आखिर मानव आया, सारा चीज व्यवस्था होने के बाद। है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि इतिहास को अगर हम प्राचीन काल से जाएं, तो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता की जो शुरुआत हुई है, उसमें मानव का जो जीवन शैली रहा है, वो बिल्कुल आदि मानव जैसा। आप लोग सुने होंगे आदि मानव, है कि नहीं? तो शुरुआत में ये हर चीज प्रकृति में जब वो आया होगा, अवतरित हुआ होगा, उसको प्रकृति के बारे में कोई विशेष जानकारी थी ही नहीं। तो प्रकृति के साथ रह रह के धीरे धीरे प्रकृति को जाना, समझा, और उसके हिसाब से जीना प्रारंभ किया। जैसे कि आप लोग अपना ही ले लीजिए, आप लोग जब 5-6 साल के रहे होगे, और आज आप 20 साल के हो, तो उस समय आपकी समझ प्रकृति के साथ और आज प्रकृति के साथ बहुत कुछ, है ना, चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पहले बचपन में हवा, पानी, आग, ये क्या हो रहा है, कैसा कुछ जानते थे? नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे पृथ्वी के विज्ञान को, प्रकृति के विज्ञान को आप समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो नहीं है? तो ठीक ऐसे ही मानव भी जब इस धरती में आया होगा, तो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर कई सारे चीजों को वो धीरे धीरे जानते गया, समझते गया। बाकी वो शुरू में बिल्कुल शून्य था, उसकी बुद्धि बिल्कुल, ज्ञान बिल्कुल शून्य थी। बुद्धि शून्य नहीं, ज्ञान शून्य थी। लेकिन अनुभव के साथ वो सारा चीज को सीखते गया और आने वाली पीढ़ी को बताते गया। तो धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। तो पाषाण युग जो है, इसका अगर देखा जाए तो लगभग 3 या 4 लाख ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे ईसा पूर्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, से लेकर, आप लोग लिख लेना, 3000 ईसा पूर्व, अंग्रेजी में लिखता हूँ बीसी। 3-4 लाख, अरे इसको पहले भी लिख सकते हो, 10 लाख लोग जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 या 4 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व, इस बीच का जो घटना है, इस बीच का जो दौर रहा है, उस दौर को क्या नाम से जाना गया है? प्राग ऐतिहासिक काल, या पाषाण काल, या स्टोन एज। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है, टाइम पीरियड, लगभग मोटा मोटा 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, सभी में ओवरऑल लगा देना बिफोर क्राइस्ट। स्पष्ट है? और उसके बाद है ऐतिहासिक काल। इसका जो है टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1947 एडी, या ईस्वी बोलते हैं। तो समय के साथ अगर जोड़ा जाए तो समय अवधि आप लोग देख लिए। ठीक है, नामकरण हमने कर दिया इतिहास को व्यवस्थित तरीके से। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इसको जानना जरूरी है। इतिहास जो विषय है, अगर बात करें तो लोगों को जटिल लगता है, कठिन लगता है। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो इतिहास जैसा सब्जेक्ट आपको दिखेगा भी नहीं। एक से घटना, रोचक घटना को हम जानते हैं, समझते हैं। तो आपको इतिहास को सिस्टमेटिक पढ़ना है तो आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो 3 भागों में तोड़ा गया है। नाम समझ में आ गया?
अब इसको मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि तीनों को अगर याद करना है जीवन भर के लिए, क्योंकि अपन लोग क्या गजनी टाइप के हैं, भूल जाते हैं। 5 दिन बाद बोलूंगा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार में बांटा गया है, पता नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तो ये तीन जो है इनको बोल दो त्रिदेव। क्या बोल दो इनको? त्रिदेव। त्रिदेव मतलब 3 देव, है नहीं? एक है अपना ब्रह्मा, एक है विष्णु और एक है महेश। तो ये क्या है हमारे लिए? ब्रह्मा। ये कौन है? विष्णु। और ये कौन है? महेश। महेश मतलब भोलेनाथ, देवों के देव, महादेव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये 3 देव को भूल सकते हो क्या, बताओ? जीवन में नहीं भूल सकते। तो इतिहास क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देख लो, ओम जय जगदीश आरती करना चालू कर दो। ऐसे ही खड़े रहते ना, पहले ब्रह्मा खड़े रहते हैं, तुम्हारे घर में फोटो तो हो गए 8 अगर हिंदू हो गए तो, बीच में विष्णु भगवान खड़े रहते हैं, और इधर कौन खड़े रहते हैं? भोलेनाथ। तीनों देव एक साथ। स्पष्ट है? तो ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्या है? प्रागैतिहासिक काल। विष्णु क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और महेश क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐसा ना, ये आपको ध्यान रखना है। 3 भागों में बांटा गया, किस आधार पर? लिपि के आधार पर। टाइम पीरियड देखा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक? तो 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3 हजार। तो 3 लाख 3 हजार बोल पाओगे? 3 लाख और 3 हजार बोल पाओगे ना, ईसा पूर्व। उसके बाद आद्य। आद्य मतलब अद्धा बोलना है, ठीक है, पौवा नहीं बोलना है, अद्धा। ऐसा है, तो किसका अद्धा? 3 हजार का अद्धा। 3 हजार का आधा 1500। ऐसा है, मतलब टाइम को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 3 हजार का आधा क्या होगा? 1500। अब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1947। तो 1947 तो मालूम होगा क्या हुआ था जी, है ना? अब इतना तो नहीं जानोगे तो फिर मरना नहीं है ना? 1947 तो इतना सब जानते हो। तो अब बताओ, ये याद नहीं होगा टाइम? 3 लाख से 3 हजार, 3 हजार से 1500, और 1500 से 1947। तो इतिहास को 3 भागों में बांट दिए, नाम भी आ गया। याद रहेगा इतना? 2 4 बार अभ्यास करेंगे तो ये सेट हो जाएगा माइंड में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के भीतर जो है इतिहास को जो है देखना है, समझना है। तो सबसे जो पहला पार्ट है, देख रहे हैं, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। इसको जो है डिफाइन किया गया, इसको भी क्लासिफाई किया गया मानव जीवन के सभ्यता के विकास के आधार पर, क्योंकि मानव जीवन का धीरे धीरे क्या हुआ? प्रोग्रेस हुआ, है कि नहीं? एकदम से थोड़ी ना हर चीज को जान गए, है कि नहीं? सिस्टेमेटिक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो प्रोग्रेस हुआ है, प्रोग्रेस के आधार पर इसको 4 भागों में तोड़ा गया है, क्षत्रिय इतिहास को। कितने भागों में? 4 भाग। 4 भागों को आपको बोलने सीखना है, तो आप लोग मेरे साथ ध्यान से बोलेंगे। पहला है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा काल है उत्तर पाषाण काल। और चौथा है नव पाषाण काल। ऑनलाइन के जितने भी अभ्यर्थी हैं ये आप बोलेंगे, पूर्व मध्य उत्तर नव, सब में लगा देना पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर, जिसको हिंदी में प्रस्तर भी कहते हैं। तो ये प्रस्तर युग, पाषाण युग या पत्थर युग कहा जाता है, पाषाण काल। तो समझ में आपको ध्यान रखना है, पाषाण काल कौन सा है? पूर्व मध्य उत्तर और नव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई लोग पूर्व मध्य उत्तर, ये पूर्व मध्य उत्तर को अलग तरीके से समझते हैं। मैं भी जब बचपन में जब तैयारी कर रहा था, पढ़ा था, तो मेरे को इतना भी समझ नहीं था कि इसका मतलब क्या है, गलत अर्थ निकालता था। मेरे को लगता था कि पूर्व मध्य उत्तर मतलब पूर्व मतलब ये पूर्व वाला इतिहास, उत्तर मतलब इधर उत्तर का इतिहास, और मध्य मतलब इधर का, है कि नहीं? ऐसा मतलब मेरा दिमाग था, पता नहीं आप लोग को कैसा है, आप लोग मेरे से ज्यादा विद्वान होंगे। तो यहाँ पर पूर्व पाषाण काल मतलब इधर पूर्व का नहीं है, न मध्य का है, न उत्तर का है। पूर्व मतलब पहले का, है ना? पहले का। और मध्य मतलब बीच का, उसके बाद का। और उत्तर मतलब उसके बाद का। और उसके बाद नौ परसेंट लेटेस्ट, रिसेंट।
समझ में। इसी को अंग्रेजी में कुछ और तरीके से लिखते हैं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। पूरे पाषाण काल को बोलते हैं पेलियोलिथिक या इरा या पीरियड। मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मीजोलिथिक एज, इरा या पीरियड। उत्तर पाषाण को बोलते हैं पोस्ट पोस्ट स्टोन एज या इरा, पोस्ट स्टोन एज। और नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक एज या इरा या पीरियड। ये अंग्रेजी में, ऐसा ना बाकी अपन तो हिंदी मीडियम वाले थे, हिंदी में जानेंगे चल जाएगा काम। पेलियोलिथिक इरा, मिजोलिथिक, पोस्ट स्टोन एज, नियोलिथिक एज। ऐसा में अपने को हिंदी में जानना है, हिंदी वाले पूर्व मध्य उत्तर और नवपाषाण काल बोल पाओगे। पूर्व, फिर मध्य, फिर उत्तर और फिर नवपाषाण काल। हो गया चार पाषाण काल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चार पाषाण काल जो है प्रागैतिक सर्कल को चार भागों में तोड़ा गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको अब याद करना है। अब मुझे लगता है आप लोग को याद करने में तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही मुझे नहीं पता, पर आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने नाम दिया है, पहले वाले का नाम क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा देखिए, आप लोग देखिए ब्रह्मा को सीरियल में देखे होगे, ऐसे देखी नहीं होगी रियल वाला, है ना? लेकिन फोटो वोटो मंदिर वंदिर में देखे होगे ब्रह्मा। ब्रह्मा बताओ कितने मुड़ी रहता है? कितना मुड़ी रहता है सबका? मेरे को तीन दिखता है ना? चार कहाँ से हो गए? और कभी को बताओ। अच्छा पीछे भी रहता है, मतलब ब्रह्मा जो है एक साथ चारों दिशा देखते हैं, है नहीं? फ्रंट व्यू, साइड व्यू और इधर बैक व्यू। वाकई में ब्रह्मा का कितना मुड़ी होता है? चार मुड़ी, चार सिर। तो चार ये सिर याद रहेगा। इसके मान लो ये चार सिर है, इधर पूर्व को देख रहे हैं, इधर मध्य को देख रहे हैं, इधर उत्तर, ये ऐसा करके। तो ध्यान रखना ब्रह्मा या फिर प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट हैं? चार पार्ट, पूर्व मध्य उत्तर और, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना? क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर बात करें तो पाषाण काल को तीन भागों में तोड़ा गया है और छत्तीसगढ़ में चार भाग में तोड़ा गया है। ठीक है। भारतीय इतिहास में जो है ये तीसरा और चौथा को एक ही माना गया है। उत्तर और नवपाषाण काल को एक ही माना गया है, बाकी ये पूर्व मध्य और उत्तर नवपाषाण काल ऐसे बोला गया है। तो कोई बात नहीं, वो लोग तीन मूवी देख पाए हैं इंडिया वाले, और छत्तीसगढ़ वाले एक्स्ट्रा टैलेंटेड, वो चौथा भी देख लिए। तो उघार के नाम भी बता दिए कि नहीं भाई वो नवा नवा है ना, पिछू नाम नहीं देख पाओ, हम देख डरे नवपाषाण काल। ऐसा में तो छत्तीसगढ़ वाले जो है चार ठो भाग में बना दिए और इंडिया वाले तीन भाग में। याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है इसमें क्या कैटेगराइज हुआ है। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर कोई कैटेगराइज नहीं, एक ही सभ्यता, एक ही काल इस टाइम पीरियड में रहा, 1500 से सॉरी 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टकट में IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको मोहनजोदारो सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बचपन में भूगोल इतिहास में भले कुछ याद ना रहा हो आज तक, लेकिन ये शब्द जरूर याद रहता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। याद है, आप लोग पढ़े थे क्या? हाँ हाँ। मुझे भी इतिहास में कुछ याद नहीं था, बस वही याद रहा, है ना, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, ये मोहनजोदारो, हड़प्पा और अकबर। वहां पे पूरा सपाट था। ठीक है। इतिहास मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन आज उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। तो IBC सिंधु घाटी सभ्यता आपको ध्यान रखना है। आद्य ऐतिहासिक काल की ये महत्वपूर्ण सभ्यता रही है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर कोई इतिहास है? को ध्यान रखना है, 0/सन्नाटा। ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य न मिलने से, साक्ष्य के अभाव की वजह से यहाँ का इतिहास बिल्कुल हमें जानकारी मिलता ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि इस जमाने में 300 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ आदमी लोग नहीं रहते थे, लेकिन उनका कोई हमें प्रूफ नहीं मिल पाया, प्रमाण नहीं मिल पाया। इसलिए यहाँ पर क्या है, साक्ष्य के अभाव में
हमें इसे नहीं पढ़ना है। लेकिन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बेमिसाल है, विशाल है, गौरवशाली है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब दौर चल रहा था, तो इस जमाने में भारत देश दुनिया का सबसे नंबर वन देश था हर चीज में। पढ़ाई लिखाई पैसा वैसा, जैसे आज अमेरिका है, ठीक वैसने सुपर पावर था। कौन? इंडिया। वर्ल्ड ट्रेड था सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा में एकदम रियल बात है ना। लेकिन बाद में पतन हो गया। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल में, है ना, कुछ पढ़ना नहीं है, चुपचाप मिटा देना है। कहा खबर की विष्णु भगवान सूत गए हैं शिव सागर में, सूत गए हैं, जानते हो शिव सागर वहीं से सो है, चल भाई आग लगा। तो छत्तीसगढ़ वालों को राहत मिल गया। आगे बढ़े। तो आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी में चुपचाप आगे बढ़े। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब समझ रहे हो, कौन है देवों के देव? महादेव। तो महादेव का त्रिशूल तुमको देखना है अब। निकालूं त्रिशूल? डमरू बजाते हुए। ये। ध्यान रखेंगे, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल को कितना? 4 भागों में। 4 मुड़ी वाले ना। इधर देखो, महेश भोलेनाथ ऐतिहासिक काल 3 है इसका, तो 3 में आपको ध्यान रखना क्या क्या। पहला आपको बोलना है प्राचीन इतिहास, दूसरा आपको बोलना है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। चाहते तो हम इसको बोल सकते थे पूर्व इतिहास, मध्य इतिहास और उत्तर इतिहास, पर बोले भाई रिपीटेशन नहीं करना है। भोलेनाथ बोले मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ, है ना। मेरे को तुम लोग टाइप को सोना चांदी नहीं पहनना, कपड़ा उपड़ा। मैं क्या भोले भंडारी नाग वाग दुनिया भर के जानते तो बोले मेरा नाम भी थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं होना चाहिए, अलग रहे। यहाँ पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। अब यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ का है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ऐसे इसका नाम धर सकते हो। है समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, 2 और 3। ये त्रिशूल। जय श्री राम। याद हुआ? तो स्ट्रक्चर को तुमको पकड़ना है, इतिहास को सीधा डायरेक्ट जाके इतिहास शुरू नहीं कर देना है, नहीं तो फिर पूरा खदर बदर। तो समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। चलो, अब थोड़ा सा मैं और इसके अंदर ले जा रहा हूं, ले जाऊं प्राचीन इतिहास के अंदर, मध्यकालीन इतिहास के अंदर और आधुनिक इतिहास के अंदर। बस ये फॉर्मेट अगर जान गए तो फिर इतिहास को समझने में आसानी होगी। चलिए अब प्राचीन इतिहास को देखिए। तो प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास शुरुआत होता है वैदिक काल से। ध्यान देंगे, वैदिक काल। क्या बोलेंगे? वैदिक काल। वेदों से जो है प्राचीन इतिहास हमारा शुरू होता है। फिर लिखेंगे आप लोग बकायदा महाकाव्य काल। महाकाव्य काल बोल पाओगे? महाकाव्य। अब महाकाव्य काल बोलने से हम लोग को 2 चीज बोलना है। क्या बोलना है? तुम लोग कोरोना काल में देखे होगे, है ना, क्या? रामायण और महाभारत। देखे हो नहीं देखे? चलो बताओ। रामायण और महाभारत। ठीक है। तो रामायण काल और महाभारत काल, ये दोनों महाकाव्य भी है बोलते हैं। तो महाकाव्य काल है समझ में? बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे? अब इसको नहीं बोल पाओगे तो प्रबोधिया हो तुम लोग, है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ो, है ना। ऑनलाइन वाले भी ध्यान सुनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैदिक काल, महाकाव्य काल, इसके बाद बोलना है महाजनपद काल। महाजनपद काल। तो महाजनपद काल ये भी बड़ा जोरदार है। वैसे ही महाजनपद काल बोलेंगे तो आपको 2 नाम धरना है। क्या नाम? जैन और बुद्ध। बचपन से सुनते आए होंगे, जैन और बुद्ध। बोल पाओगे? तो कोई नया चीज लग रहा है क्या? सब तुम्हारे घर भीतर का है ना। चलो, चलो। अब इसके बाद अगला जो है लिखना है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में वैदिक काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल।
इसके बाद आखिरी है राजवंश। राजा मन का वंश आ जाएगा ना, राजवंश। तो राजवंश में आप लोग को फिर दो ठो बोलना है। क्या बोलना है दो ठो? राष्ट्रीय और राजकीय या क्षेत्रीय। छत्तीसगढ़ीय राजा और राष्ट्रीय राजा। जैसे सम्राट अशोक राष्ट्रीय स्तर के राजा थे, और यहाँ के बोलोगे वराह राज क्षेत्रीय राजा। तो वराह राज को सुने हो आज तक? लोकल राज भी थे ना। तो आपको ध्यान रखना है, तो राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश। तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास को अगर देखा जाए तो पूरा ये वैदिक काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, राजवंश, इतना आपको बोलने सीखना है। ठीक है, चलो अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, जैसे ही मध्यकालीन इतिहास आया, आपको एकदम थोड़ा सा मध्य रात्रि को याद करना है, क्योंकि भोलेनाथ जानते हो रात बिकाल के वाले आदमी है कि नहीं? सन्नाटा जब छाता है तो उनका फिर तांडव नृत्य चालू हो जाता है। तो मध्य रात्रि याद है, मध्य काल में आप लोगों को देखना है। क्या देखना पता है? ना, ये क्या है? नाग। आपको बोलना है नागवंश। तो मध्यकालीन इतिहास में आपको नाग देखने को मिलेगा, नागवंश। ये जो नागवंश है आप लोग छत्तीसगढ़ में पाओगे, स्पेशल खड़ी नागवंश। काबर के वो जो नाग है फन वाला है ना? और ओकर मुंह डाहन ऐसे जीभ निकलत रथे छिंदे बरोबर, तो छिंदक नागवंश ये आपको बोल रहे हैं। तो फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश। अगला है खड़ी नागवंश के बाद, अब जैसे ही नाग दिखा, है ना, एकदम से काक में चिल्लाए, अरे दादा रे रात बिकाल के सांप दिख गए, तो काक से आपको बोलना है काकती वंश। क्या बोलना है? काकती वंश। ये छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही खास राजवंश है, काकती वंश। तो आपको ध्यान है। और उसके बाद है क्या? कलचुरी वंश। कलचुरी कलचुरी वंश बहुत ही खास, इसको आप भूलोगे नहीं। कलचुरी वंश। तो नाग, काक और कलचुरी याद रहेगा। नाग, काक और कलचुरी, बस। अब आ जाओ आधुनिक राजवंश, ये सॉरी आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास ये अंग्रेजों का है जमाने का। अंग्रेज लोग बड़े होशियार हैं, जन होशियार। अपने आप को क्या समझते हैं? आधुनिक है, हम मॉडर्न हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने अपना काल क्या बोल दिए? मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको जो है पढ़ना है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ब्रिटिश काल, सॉरी ब्रिटिश मत करना, मराठा से। मराठा काल, फिर ब्रिटिश काल। दो बार बोलना है इसको लेकिन, मराठा काल, ब्रिटिश काल। तो ये जो मराठा है और ये जो ब्रिटिश, इसको कॉपी करके पेस्ट करना, तो क्या हो जाएगा? मराठा काल। कॉपी करके पेस्ट किए हैं, ये ब्रिटिश काल। इतना उठाना है, मराठा ब्रिटिश, मराठी ब्रिटिश, है ना? बोल पाओगे? मराठा ब्रिटिश, मराठा ब्रिटिश। तो ये आप लोग के भारतीय इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला जो स्ट्रक्चर है वो यही है, यही है मेन। जैसे पिक्चर जब शुरू होता है तो दिखाते हैं ना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, कैमरामैन, फोटोग्राफर, लमसम, वही छे पूरा। उसको जान गए मतलब सब चीज। यहाँ पर इसको अगर जान गए तो आपका इतिहास ठीक है। तो ये खत्म हो गया इतिहास पूरा, आधुनिक इतिहास। तो ऑनलाइन वाले सभी इसको ध्यान रखेंगे, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट रखना है। अब जो इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं, वो सब घटना इसी इसी के अंदर की घटना को हम पढ़ेंगे। क्या समझ में? घटना मतलब स्टोरी। तो स्टोरी, फिल्म का नाम मैंने लिख दिया मान चलो, है ना, इसके अंदर का स्टोरी अब देखेंगे एक एक करके। पूरा वेब सीरीज है ये। हाँ, पूरा कनेक्शन है एक दूसरे से। देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग अपने अपने दिमाग में वो क्या क्या बोलते हैं आजकल, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ना, हाँ, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स सब चलेगा इसमें अभी। हाँ, देखोगे मेरे साथ रंगारंग तरीके से। चलो, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है, ये आप लोग को फॉर्मेट को समझना है। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, चल 2 मिनट एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। इसको दिमाग मतलब सेट करना है अपने को।
कि समझ में आता है कि इतिहास कैसा है। तो चलो मेरे साथ ध्यान से सुनो। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? पहले 3 भागों में बांटा गया है ना? पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा मध्ययुगीन और तीसरा ऐतिहासिक काल, है ना? अब इन तीनों के अंदर घुसना है तुम लोग को। घुसो। पहला प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। हाँ, दिखना चाहिए बिल्कुल। 4 कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। दिख रहा है सबको? एकदम मतलब आंख बंद करो तो पूरा दिखना चाहिए, चेक कर लेंगे। दिख रहे थे? ठीक है। अब आ जाओ आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई जानकारी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं मिलता। कारण साक्ष्य का अभाव। पूछता भी है, क्या कारण है इसका? प्रूफ ही नहीं है तो क्या बताएं हम? ना, चुपचाप आगे बढ़ना है। उसके बाद जाओ तीसरा ऐतिहासिक काल। तो तीसरा ऐतिहासिक काल कितने भागों में तोड़ा गया है? 3। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। अब इसके अंदर भी घुसना है हमको। तो प्राचीन इतिहास के अंदर अगर स्टार्ट करोगे तो शुरुआत किससे करना है? वैदिक काल। वैदिक काल। उसके बाद महाकाव्य। इसको पौराणिक काल ही बोलते हैं, महाकाव्य काल बोलते हैं। नहीं बोल पाओगे तो सीधा बोल देना रामायण महाभारत। क्या बोल देंगे? रामायण महाभारत। तो वैदिक काल के बाद रामायण महाभारत, उसके बाद हाँ महाजनपद काल, जिसमें जैन बौद्ध बोल देना। और उसके बाद राजवंश। ठीक है, राजवंश मतलब यहाँ पर पढ़ोगे राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश। राष्ट्रीय राजवंश मतलब तो ऐसा होता है जिसका क्षेत्र एक राज्य से भी ज्यादा क्षेत्र तक उनका साम्राज्य था, वो होगा राष्ट्रीय राजवंश। और अपने अंदर का ही केवल छत्तीसगढ़ के भीतर उसका तो क्षेत्रीय राजवंश। है समझ में? और मध्यकालीन में, हाँ हाँ 2 मिनट। मध्यकालीन में क्या होगा? नाग, खड़ी, है ना? नाग बोलना है और काकती है कलचुरी। ठीक है, नाग में फड़ी नाग और छिंदक नाग, काकती तो काकती है और कलचुरी। और उसके बाद तीसरा है आधुनिक। आधुनिक में क्या बोलना है? मराठा ब्रिटिश, मराठा ब्रिटिश। तो याद रहेगा। तो कल आप लोग इसको अच्छे से याद करके आओ। अब जो है इसके अंतर्गत स्टोरी जो है चालू होती जाएगा, है ना? तो जितना ज्यादा अच्छे से हो सके इस फॉर्मेट को एकदम हमेशा के लिए याद कर लो। इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का भी यही राज है। फॉर्मेट अगर पता है तो फिर इस इतिहास पढ़ने में मजा आता है। नहीं तो पता चले हाँ का होत कैसे होते सब खदर बदर, है ना? तो फिर वैसे में क्या है, दिमाग में स्टोर ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है जी। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कल इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अंजलि ऑनलाइन के जितने भी छात्र हैं सभी जो है, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। बाकी अब कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, वर्तमान तक लिख सकते हो। वो आप लोग को सरल रह करके मैं 1947, क्योंकि इतिहास भी वहीं तक पढ़ेंगे, मतलब भारतीय स्वतंत्रता में योगदान।